आई थिंक छोटा सा एक टेक्निकल इशू आ गया, तो हम कुछ देर में फिर से उसको प्ले करेंगे। तो मैं तब तक आपको दाक्षी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो दाक्षी इज़ अ मूवमेंट दैट सीक्स टू रीअवेकन द एंशियंट knowledge system of India. Through this movement, we strive to bring our ancient knowledge to this modern world. This includes the study of ancient texts, practices, and engaging in discussions and debates. Further, conducting research, hosting lectures, and participation in competition and workshop are part of our movement. So by doing so, the movement hopes to make the ancient knowledge system more accessible to everyone and to bring it to the forefront of today's society. So the meaning of the word Dakshi is derived from the Sanskrit word Daksh, which means strength or competent. So Dakshi also means glorious, which represents Bharat's glorious past through this movement. So through Dakshi, we would like to give strength to ancient knowledge system in reviving itself. सो ये था दाक्षी का इंट्रोडक्शन। मैं कशिश जी से फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि स्क्रीन को एक बार प्ले करते हैं सरस्वती वंदना। जी। थैंक यू। Okay, so thank you, Kashish ji. Now, introducing our speaker for today's session, Mr. Akshit Kumar Bhadoria. So, Akshit ji is a MA student, MA History student at University of Delhi. He is originally from Gwalior, Madhya Pradesh, and he is a poet and author of a book, Shudra Ek Divya Varn. He is the founder and director of the Dakshi movement. So, I would request him to please enlighten us on today's topic titled The Concept of Vidya and Avidya, exploring the philosophical concept in ancient Indian thought. वर्णामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कृतो वन्दे वाणि विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याज्ञा विना न पश्यन्ति सिद्धस्वानित्यस्तमीश्वरम् या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ बैठे सभी छात्र महानुभावों को मेरा सादर नमन। मेरी आवाज और मैं विजिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी अक्षित जी। जी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज हम जो है हमारा जो टॉपिक है वो विद्या अविद्या के बारे में जानना है। पीछे की आवाज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही क्योंकि यहाँ इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, इस वजह से आवाज़ पीछे बहुत आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़? आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो हम विद्या अविद्या और सरस्वती जी के बारे में, सरस्वती माता के बारे में थोड़ा सा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बसंत पंचमी का शुभ अवसर है, तो बिना विद्या ज्ञान और बुद्धि के हम इस अवसर को नहीं जाने देना चाहते हैं। तो मैं एक बार अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि
कि आप लोग को विजिबल है वो चीज़। एक मिनट दीजिए मुझे। जी, आप लोग को विजिबल है? जी भैया। हाँ जी अक्षय जी। जी। एक मिनट इसको। ओके। जी, तो हम सभी थोड़ा थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या एंड अविद्या, एक्सप्लोरिंग द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इन एंशिएंट इंडियन थॉट। ठीक है, जहाँ भी आपको मेरी आवाज़ नहीं आए या कुछ इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों की। तो सर्वप्रथम हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में ज्ञान की देवी मानी जाती हैं देवी भगवती सरस्वती, जिनको कि जिनके जन्म के जिनके जन्म को मनाने के लिए हम बसंत पंचमी मनाते हैं। और बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और एक तरीके से एक नई शुरुआत होती है, और इसीलिए हमें जो है इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा में हमेशा से ही कहा गया है कि ओम नाहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम है विद्यते, यानी ये श्लोक जो है वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 38 का है, जिसमें कि बताते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है या जो सबसे पवित्र चीज है वो ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है ना। और ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाद यति पात्रता, यानी विद्या क्यों आवश्यक है? विद्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्या जो है वो विनय है ना, विनम्रता हमें ज्ञान से मिलती है। जितना ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होता है उतनी ज्यादा हमें विनम्रता दिखती है उस व्यक्ति के अंदर, है ना। तो ज्ञान का अर्थ है, अगर आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान का मूल अर्थ क्या है? विनम्रता। जितना ज्यादा व्यक्ति ज्ञानवान होगा वो उसकी विनम्रता से हमें पता लग जाएगा कि वो कितना ज्यादा ज्ञानवान है, कितना ज्यादा उसमें बुद्धि है, कितना ज्यादा उसमें विवेक है। ठीक है ना। और जब हमारे पास विनम्रता होती है ना, तो हमें पात्रता मिलती है। पात्रता यानी पात्रता मिलने के मतलब हमारा रिस्पेक्ट होता है, एक तरीके से लोग हमें रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। या रिस्पेक्ट के अलावा भी हमारी एक जो हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में जो हमें नीड है कि वी वांट सम आइडेंटिटी, है ना। तो वो आइडेंटिटी कैसे मिलेगी? वो आइडेंटिटी तब मिलेगी जब आपके पास विनम्रता होगी। और विनम्रता कब होगी? जब आपके पास ज्ञान होगा। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति क्या है? अज्ञानी व्यक्ति के पास विनम्रता नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो जानता है वही सत्य है ना। और जब वो उसको और जब उसके पास अभिमान है तो उसके पास ज्ञान नहीं है। उसके पास टेक्सचुअल नॉलेज हो सकता है पर उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान विनम्रता साथ साथ में आते हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास विनम्रता होगी, और आपके पास विनम्रता है तो निश्चय ही आप नहीं पढ़े होंगे तो भी आप ज्ञानवान कहलाएंगे। ठीक है। तो पात्रता मिलती है, सम्मान मिलता है एक तरीके से। और उसके बाद विद्या से पात्रता मिलने के बाद जब आपके पास पात्रता हो जाती है, आप एक कार्य पद्धति में इंडल्ज हो जाते हैं, तो आप धन और समृद्धि आपके पास अपने आप आने लगती है। और धन और समृद्धि से आपको धर्म और सुख मिलता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे जो मूल है, सबसे आवश्यक चीज क्या है? सबसे आवश्यक चीज है हमारे पास ज्ञान। तो हम सभी को ज्ञान, इसीलिए हम ज्ञान की पूजा करते हैं। हमारी जो संस्कृति जो है, ज्ञान की परंपरा को हम मानते हैं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से मतलब भारतीय परंपरा हमेशा से ज्ञान को अपना मूल मानती आई हुई। तो उसी के उपलक्ष्य में हम बसंत पंचमी का त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि व्हाट इज विद्या एंड अविद्या, है ना। जो दो कॉन्सेप्ट जो कि कहीं ना कहीं उपनिषदों में सबसे ज्यादा प्रख्यात हुए और उपनिषदों में उन्हें रखा गया,
और उपनिषदिक वेदों में भी वो है, पर उपनिषदों में उनको उनका फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि व्हाट इज विद्या एंड व्हाट इज अविद्या. So the contrast between vidya, that is true knowledge, and avidya, that is ignorance, is pivotal in ancient Indian philosophy. ठीक है. तो विद्या क्या है? विद्या वो ज्ञान है ना, वो ट्रू नॉलेज है, वो ज्ञान है जो हमें सही रास्ते पर ले जाता है. और अविद्या क्या है? हमारी इग्नोरेंस, है ना. अब इग्नोरेंस क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ बड़ी फेमस इडियम चलता है कि भाई इग्नोरेंस इज द ब्लिस. नो, इग्नोरेंस इज नॉट द ब्लिस, है ना. इग्नोरेंस क्यों ब्लिस नहीं है? क्योंकि कई बार हम लोग जो है ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं, ऐसी चीजों को जो हमारे लिए सही नहीं है, हम उन्हें मतलब उन्हें जस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से आप पे इम्पैक्ट कर रही होती है. ठीक है ना. तो इग्नोरेंस इज नॉट द ब्लिस. समटाइम्स इग्नोरेंस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो. ठीक है ना. तो वो अविद्या क्यों? क्योंकि हमारे पास अविद्या है, हमारे पास विद्या नहीं है उस ज्ञान को समझने के लिए, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि आप इस एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आजकल आप देखते हो कि जो यूथ जनरेशन है, जो जेनजी किड्स या जो आगे आने वाली जनरेशन है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो उनको इग्नोरेंस बहुत है इंडियन कल्चर को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय ज्ञान को लेकर, परंपरा को लेकर, है ना. ऐसा नहीं है सब में, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो सिर्फ दिखावे मात्र के लिए वो करना चाहते हैं या करना ही नहीं चाहते. तो वो क्या है? वो इग्नोरेंस है एक तरीके से, वो अविद्या है. उन्हें ज्ञान नहीं है उस परंपरा का, या तो वो समझना नहीं चाहते, है ना. तो ये डिफरेंस है मेन विद्या और अविद्या में. विद्या मीन्स कि हमारे पास ट्रू नॉलेज है, हम समझ रहे हैं चीजों को, हम जान रहे हैं, आगे हम समझेंगे इसके और भी कॉन्सेप्ट्स. और अविद्या विद्या का, ठीक है, ये उपनिषदों का कथन है, ऐसा इसको भेद उपनिषद करते हैं. ठीक है. These notions extend beyond mere intellectual understanding to include spiritual insight, moral growth and ultimate liberation. ठीक है. तो जिसको भी ट्रू नॉलेज होगा, जिसको भी विद्या होगी, जिसको भी ज्ञान होगा, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंसाइट की तरफ, मोरल ग्रोथ और अल्टीमेट लिबरेशन, मोक्ष की तरफ. मोक्ष की तरफ का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपको मोक्ष का अगर कॉन्सेप्ट समझना है या आपको मोक्ष मिलना है तो जस्ट आपको सन्यासी हो जाना है या आपको मृत्यु की ओर जाना है या उसके बाद आपको जो है पूरी तरीके से सन्यास धारण कर लेना है. मोक्ष का मतलब ये है कि जब आप स्व को समझ लेते हैं, है ना, जब आप स्व यानी जब आप अपनी आइडेंटिटी को समझ लेते हैं, हु एम आई, है ना. ये क्वेश्चन उपनिषदों ने सबसे ज्यादा इस पे विचार विमर्श किया, या सारे धर्मों ने इस पे सबसे ज्यादा विचार विमर्श किया कि हु एम आई, है ना. तो वो समझ लेना, वो स्व को पहचान लेना और स्व के कार्यों को समझ लेना एक तरीके से मोक्ष का एक मार्ग है. ठीक है ना. और उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमें ट्रू नॉलेज चाहिए होती है, जिसको कि हम विद्या या ज्ञान कहते हैं. ठीक है. अक्षित जी, अक्षित जी आपके स्लाइड को चेंज कर रहे हैं? जी, अभी यही वाला इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड चल रहा है. अच्छा, टाइटल स्लाइड है ना अभी? जी हाँ जी, ओके. स्लाइड विजिबल है ना? स्लाइड मतलब शिफ्ट आप कर रहे हैं क्या? बिकॉज नहीं हो रही है. जी, जब मैं करूंगा तो वो हो जाएगी, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, ओके. जी. अच्छा, मुझे 1 मिनट दे दीजिए ताकि मैं फोन से भी ज्वाइन कर लूँ तो शायद मुझे विजिबल हो. जी. अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड है, इसमें विजिबल नहीं हो रहा है ना, आई गेस. आप लोगों को कौन सा स्लाइड विजिबल हो रहा है? इंट्रोडक्शन वाला? अक्षय जी, इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड विजिबल है. हाँ. ओके. हाँ, ठीक है. जी. So this study which I'm going to explore is investigate the idea of Vidya and Avidya, consider their representation in the figure of Saraswati and examine the contributions of learned women in the ancient Indian culture. ठीक है. तो the philosophical foundations of Vidya and Avidya. So there are two aspects of it, of both Vidya and Avidya. So what is Vidya? The quest for genuine understanding, है ना. So in Vidya there are two parts, that is Paravidya and Aparavidya.
आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने समझा होगा। तो पराविद्या क्या है? हायर नॉलेज, एंड अपराविद्या क्या है? लोअर नॉलेज। हायर लोअर का मतलब ये नहीं है कि वो खराब है या गलत है या ऐसा नहीं है, जस्ट लाइक कि उसका डिवीजन इस तरीके से किया गया है, जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप समझेंगे क्यों उसको हायर और लोअर कहा गया है। तो पहले अपरा विद्या के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या इज लाइक जो हम पढ़ते हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास साइंस का नॉलेज है, ह्यूमैनिटीज का नॉलेज है, सोशल साइंस का नॉलेज है, ये सारा नॉलेज हमारे अपरा विद्या में आएगा। पराविद्या में क्या है? जो हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, हमको सत्य का ज्ञान हो जाता है, हमको फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार का हायर नॉलेज है ना। तो वो दोनों ही जरूरी है, क्योंकि आपको हायर नॉलेज पे पहुंचना है तो आपको पराविद्या पे पहुंचना है तो आपको अपरा विद्या से ही जाना पड़ेगा, है ना। तो विद्या क्या है? क्वेस्ट है फॉर द जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, और अविद्या क्या है? द सोर्स ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रेस, है ना। अब ह्यूमन डिस्ट्रेस, सॉरो, जैसा कि अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग रिलीजन्स में ये कहा जाता है कि सॉरो का क्या कारण है ना, दुख का क्या कारण है, ह्यूमन डिस्ट्रेस का क्या कारण है, और जितनी भी हमारे पास परेशानियां हैं, जितनी भी हमारे पास लड़ाइयां हैं, जितनी भी हमारे पास समस्याएं हैं, उनका क्या कारण है ना। तो उनका क्या कारण हो सकता है? उनका कारण वही है, एक अविद्या, है ना। कि हमारे पास जो है ज्ञान नहीं है, हमारे पास जो है समझ नहीं है, हमारे पास जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग? उसका क्या कारण हो सकता है कि दो मेन चीजें हैं कि एक तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज में इतना ज्यादा इंडल्ज होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब मटेरियलिस्टिक नॉलेज में इतना ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि हम वो पराविद्या को समझ ही नहीं पाते, है ना। और जब हम समझ नहीं पाते हैं, उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इग्नोरेंस, है ना, कि इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि एवरीथिंग इज लाइक कि इट इज नॉट द ट्रूथ, है ना, वो है ही नहीं, वो मतलब हमें उससे मतलब ही नहीं है ना। तो जब आपका इग्नोरेंस का उस नॉलेज एस्पेक्ट्स में, उस पराविद्या के एस्पेक्ट में जब आपका इग्नोरेंस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अविद्या के मार्ग पर चलने लगते हैं। दूसरा, माया, डुअलिटी, है ना, आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद, है ना। आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद का मतलब क्या है? कि जब हमें लगता है कि एवरीथिंग इज डुअलिटी, है ना, जब हम द्वैत के तरफ बढ़ने लगते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हमें अविद्या का जो है हमारा डिस्ट्रेस, हमें ह्यूमन डिस्ट्रेस होने लगता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक बड़े अच्छे एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं कि इस संसार में चलने वाली जितनी भी लड़ाइयां, वो सारी लड़ाइयां क्यों है? बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी, है ना। ज्यादातर लड़ाइयां किस बेसिस पर होती हैं? आप मुझे कोई भी एक दो लोग बताएंगे इस बारे में, ज्यादातर लड़ाइयां किस बेसिस पर है? नो, चलो, ज्यादातर देखो, लड़ाइयां क्या है? आपका रिलीजन के बेसिस पर लड़ाइयां क्या है, आपके कास्ट के बेसिस पर लड़ाइयां क्या है, आपके आइडेंटिटी के बेसिस पर, है ना, मतलब आपके लैंग्वेज के बेसिस पर, है ना। तो ये क्या है? लैंग्वेज हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपका रिलीजन हो गया, आपका जो है कास्ट हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका क्लास हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर आइडेंटिटी, ठीक है एक्सक्यूज मी भैया, जी। अभी सबसे पहली वाली स्लाइड ही विजिबल है जिसपे आपने टॉपिक का नाम लिखा है। सभी को मुझे भी। वही स्लाइड विजिबल है क्या? जी भैया, जब आपने इंट्रोडक्टरी पूछा हमें लगा आप इसी के बारे में पूछ रहे हो, वही विजिबल है अभी। सभी लोगों को वही विजिबल है कि एक दो लोगों को ही विजिबल है? अक्षय जी, वही विजिबल है। ऐसा क्यों होता है? लेट मी चेक। अभी ठीक है? हाँ जी अभी भाई। ठीक है। जी, अच्छा, आई गेस वो फुल करने पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जी, तो ये क्या है? ये सारा आइडेंटिटी का लड़ाई है, और आइडेंटिटी का लड़ाई होने से क्या होता है? आइडेंटिटी का लड़ाई क्यों होता है अगर हम समझे तो? आइडेंटिटी का लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि हम डुअलिटी, है ना, हम पोलिनोमियल वेज में चीजों को सोच रहे होते हैं कि बहुत सारा अलग अलग सब है। जब जब सारे लोग ये मान लें कि हम और उनमें अलग नहीं है कुछ भी, है ना, जैसा कि अद्वैत वेदांत कहता है
है ना, कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं समझेगा, उस चीज को नहीं मतलब वो डिफरेंस नहीं समझेगा, तो वो सामने वाले को उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितनी वो खुद को रिस्पेक्ट देता है ना। तो जब ये डुअलिटी का भाव अगर रहेगा तो ह्यूमन डिस्ट्रेस रहेगा, और अगर डुअलिटी का भाव खत्म हो जाएगा, है ना, अद्वैत का भाव आएगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो विद्या के मार्ग पर प्रशस्त हो सकता है। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली 4 विद्यास डिस्क्राइब्ड इन सम टेक्स्ट। आगे 14 विद्याओं का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये 4 प्रकार है, एक तरीके से अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग मिल सकते हैं आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट है त्रयी, दैट इज ट्रिपल वेदास, है ना। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया उसमें, तो त्रिवेद जिनको कहा जाता था। तो दे आर प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी नॉलेज टेक्स्ट, है ना। तो सारा जो ज्ञान है कहीं ना कहीं, जो आगे का ज्ञान जो बढ़ा, चाहे फिर वो उपनिषद हो, चाहे फिर वो पुराण हो, चाहे फिर वो धर्म शास्त्र हो, धर्म सूत्र हो, ये सारा ज्ञान कहाँ से आता है? उन्हीं वेदों पर विवेचनाओं से, उन्हीं वेदों पर वाद विवाद संवाद से आता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है एनालिटिक्स की। इसको आपने बड़ा ज्यादा अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा आई गेस। तो इट इज अ स्टडी ऑफ लॉजिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स। क्यों? हमारे परंपरा में हमेशा से लॉजिक, रीजनिंग, है ना, मेटाफिजिक्स, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। आप देखेंगे तो न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन इज लाइक द फिलॉसफी ऑफ लॉजिक्स, है ना, द बुक ऑफ लॉजिक्स। उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग से कैसे चीजों को प्रूव किया जाता है, कैसे अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, हर किसी चीज को, जिसको भी आप मान रहे हैं, उसके पीछे कुछ बेसिस होनी चाहिए, है ना। न्याय दर्शन में उदयन नाम के ऋषि हुए, और उदयन नाम के ऋषि क्या करते हैं कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस के 9 आंसर्स देते हैं और गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस के 9 आंसर्स देते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि वो आर्ग्यूमेंट बेसिस पर प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज के परंपरागत तरीके में हर तरीके से खत्म होती जा रही है। पर हम अगर कुछ भी चीज मान रहे हैं तो वो क्यों मान रहे हैं, ये हमारी परंपरा हमें सिखाती है। उसके पीछे के लॉजिक्स ढूंढिए, है ना। सिर्फ उसने ऐसा बोल दिया इस बात से हम ये मान लेंगे, तो फिर हम अपनी परंपरागत तरीके के विरोध, अपने परंपरा के ही विरोध में है कहीं ना कहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक्स पर बेस्ड है ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। और वो एक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है तब क्योंकि उसके पास आर्गुमेंट होंगे तो वो उस चीज को मानेगा, है ना। और आपको वही आर्गुमेंट डेवलप करने हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए अभी आप ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, उसके स्प्रेड की बात करते हैं, तो उसका स्प्रेड क्यों होना चाहिए, है ना, वो क्यों जन जन तक पहुंचनी चाहिए, वो क्यों प्रासंगिक है, इसके पीछे की लॉजिक्स और जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आता है दंड नीति, द साइंस ऑफ गवर्नेंस, है ना, वारुम, द प्रैक्टिकल आर्ट्स सच एज एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड मेडिसिन। ठीक है, दे आर बेसिकली 4 important विद्यास। अब अकॉर्डिंग टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम और टू सम मोर Upanishads and Puranas, there are 14 branches of knowledge. These are 14 vidyas and also mentioned in the याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 14 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को मेंशन किया गया है और 64 कलाओं को। ठीक है। तो कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा कभी, है ना, कि हु वाज कृष्ण? कृष्ण वाज द नोअर ऑफ 14 विद्यास एंड द 64 कलास, है ना। तो वो 64 कलाओं, 14 विद्याओं में निपुण थे, है ना। इसीलिए उनको पूर्ण पुरुष कहा गया, इसीलिए उनको यज्ञ पुरुष, योगेश्वर कृष्ण कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनके पास 14 विद्याओं का। अब 14 विद्याएं क्या है? 14 विद्याओं में आते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। 4 उपवेद, जिसमें कि आई गेस यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। 4 उपवेद में क्या हो गया आपका? अर्थशास्त्र, गंधर्व वेद, आपका आयुर्वेद, और आपका एक और होता है। ठीक है। तो 4 वेदों के 4 उपवेद बताए गए। ठीक है ना। तो उन उपवेदों में क्या है आपका जो है, हाँ, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या हो गया? द नॉलेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट, है ना। धनुर्वेद क्या हो गया? आपका जितना भी मार्शल आर्ट्स, आपका जितना भी वॉर स्ट्रेटेजीज और वो सारा चीज आ गया उसमें, है ना। गंधर्ववेद क्या हो गया? द साइंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, है ना। और आपका चतुर्थ वेद क्या है? आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या हो गया? द साइंस ऑफ द मेडिकल साइंस और
द जनरल साइंसेस। ठीक है, तो ये 4 उपवेद हो गए, और इसके बाद आते हैं 4 4 8 हो गए, और 8 + 6 वेदांग है ना, जिसमें शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्प, रिचुअल्स, व्याकरण, ग्रामर, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, निरुक्त, एटोमोलॉजी और छंद, मैट्रिक्स है ना, तो 6 वेदांग। तो ये 14 विद्याएं हैं जो कि जिसमें कि आप परिपूर्ण होने चाहिए अगर आप नॉलेज सिस्टम को समझना चाहते हैं। उसके बाद 64 कलाएं हैं। अब 64 कलाएं तो यहाँ नहीं आ सकती थी, तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जैसे कि गीत है, आर्ट ऑफ सिंगिंग, वाद्य, आर्ट ऑफ प्लेइंग ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नृत्य, आर्ट ऑफ डांसिंग, नाट्य, आर्ट ऑफ थिएट्रिकल ड्रामास, एंड अलेख, आर्ट ऑफ पेंटिंग, और XYZ है ना, एक्स्ट्रा। तो ये क्या है, 64 कलाएं हैं। तो आप देखेंगे कि आप ये समझिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी ज्यादा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखती थी, है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति मान लीजिए आप, नहीं तो भी 2500 से 3000 साल पूर्व लिखी गई। ठीक है, तो उस समय पर हमारे पास 14 विद्याएं और 64 कलाओं का डिस्क्रिप्शन मिलता है। 64 कलाएं यानी आप सोचिए कि कितना वाइब्रेंट टाइप ऑफ वर्क्स एंशिएंट इंडियन वर डूइंग, है ना। तो इतना ज्यादा काम वो कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का, वो म्यूजिक भी है, वो डांस भी है, वो एग्रीकल्चर भी है, वो कमर्शियल, मर्चेंटाइल, सारी जॉब्स जो आजकल हम मॉडर्न डे जॉब्स में जिनको गिनते हैं। ठीक है ना, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना चाहते हैं। ठीक है, सो विद्या signifies knowledge and enlightenment, while avidya represents ignorance and illusion, as I said। ठीक है, तो अब आप सोचिए ये उल्लू क्यों बनाया गया है यहाँ पर, है ना। ये उल्लू इसलिए बनाया गया है क्योंकि उल्लू जो है वो इल्यूजन का वो बहुत माना जाता है ना। क्या माना जाता है इल्यूजन का, कि लक्ष्मी का वाहन है ना। तो लक्ष्मी इज लाइक कि जब भी हमारे पास लक्ष्मी होती है तो हम सोचते हैं, हम हमें भटकाती बहुत है। लक्ष्मी चंचल है ना, तो लक्ष्मी की चंचलता को या इल्यूजन को या डिल्यूजन को, जो भी वो सिर्फ लक्ष्मी की नहीं, मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उल्लू हियर इज, ठीक है, कि जो डिल्यूजन, इल्यूजन और जो इग्नोरेंस है ना, जो अविद्या को प्रकट कर रहे हैं, उसको जो है काटने के लिए हमें विद्या और ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। ठीक है, तो कुछ स्क्रिप्चुरल एविडेंसेस हम देखेंगे जो कि डिस्क्राइब करते हैं विद्या और अविद्या को, है ना। तो ईशोपनिषद के प्रथम भाग का 11वां श्लोक है कि he who simultaneously knows both vidya and avidya gets over death by vidya and attains immortality by vidya। अब ये हम नहीं कह रहे कि आपको जो है विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। आपको दोनों का ज्ञान होगा तभी आप जो है सही रास्ते पर प्रशस्त हो पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आपको, जैसे हम बात कर रहे हैं इमॉर्टलिटी, मोक्ष की या स्व अध्ययन की या स्व ज्ञान की, तो वो आपको विद्या से मिलेगा। तो सबसे सर्वप्रथम क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर किसी चीज को काउंटर भी करना है ना, आपको अगर किसी चीज पे विजय भी प्राप्त करनी है तो आपको उसको पहले जानना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको शत्रु के बारे में पता होना चाहिए। इसी को जो है छत्रपति शिवाजी 17वीं सेंचुरी में क्या कह रहे हैं, शत्रु बोध होना चाहिए। ठीक है, तो शत्रु, मान लीजिए शत्रु बोध क्या, शत्रु कुछ भी हो सकता है, सिर्फ व्यक्ति नहीं, शत्रु आपका कोई वस्तु भी हो सकता है, शत्रु आप खुद हो सकते हैं स्वयं। ठीक है, तो शत्रु का नाश करने के लिए आपको शत्रु का बोध होना चाहिए। ठीक है, तो अविद्या का नाश करने के लिए आपको अविद्या का ज्ञान होना चाहिए कि अविद्या है क्या क्या, है ना, अज्ञान है क्या क्या, किसको हम अज्ञान कहते हैं। स्क्रिप्चर उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो है विद्या अगर प्राप्त करनी है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं आज के समय में, है ना। मार्क्सिज्म हो गया, हिस्टोरियोग्राफी में नेशनलिज्म हो गया, इंडोलॉजी हो गया, ओरिएंटलिज्म हो गया, अलग अलग प्रकार के, है ना, सबाल्टर्न हो गया। तो ये क्या करते हैं कि दे ऑल आर काउंटरिंग ईच अदर। आप काउंटर करोगे ईच अदर, पर आप जब तक दूसरे उसको पढ़ोगे नहीं तो आप काउंटर कैसे करोगे, है ना। जो भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज के हैं, they have to learn the Marxist historiography to understand their basics or to counter them. Same for the Marxist people, they have to read the nationalist historiography to counter it, है ना। तो अगर आप उसको काउंटर करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना।
जी, तो देवी भागवत पुराण बुक 4 चैप्टर 20 says कि two opposing aspects of Maya. Vidya promotes enlightenment and liberation, while avidya represents ignorance and illusion. Same. Two divisions of Maya. Vidya liberates, while avidya creates obstacles and hides the true self. ठीक है, तो दे आर अलग अलग जो है हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं. देयर आर सो मेनी scriptures which talks about the vidya and avidya, the difference between vidya and avidya. So I'm just quoting them. The vidya refers to blissful intelligence, while avidya represents great delusion, illustrating the dual forces of knowledge and ignorance. ठीक है. So there is another evidence from Mahabharata, Shanti Parva, book 12, section I guess 308. Vasishtha said, I have those far discussed to you on the Sankhya philosophy. Listen now to me as I tell you what is Vidya, knowledge, and what is Avidya, ignorance. One after the other, the learned say that the Prakriti, which is fraught, and the attributes of creation and destruction is called Avidya. While Purush, who is freed from the attributes of creation and destruction, and who transcends from the 4 and 20 topics or principles, is called Vidya. So here, Vasishtha in Mahabharata tries to say is कि पुरुष और प्रकृति से पृथ्वी निर्माण हुआ है. सांख्य फिलोसफी के बारे में वो बताना चाहते हैं. सांख्य दर्शन के बारे में आप लोग पढ़ें. जो सांख्य दर्शन है वो कैसे ये वर्ल्ड ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये ब्रह्मांड बना, है ना. पुरुष और प्रकृति के मिलन से कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे सारे जनों की उत्पत्ति हुई, वो सांख्य दर्शन बताता है. ठीक है. तो सांख्य दर्शन का सहारा लेके वशिष्ठ कहते हैं कि विद्या और अविद्या क्या है, कि कहीं ना कहीं प्रकृति जो है वो अविद्या की तरफ अविद्या को रिप्रेजेंट कर रही है. क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के उसमें पड़ी हुई है. और जो है पुरुष जो है वो स्थिर है. तो मतलब ही नहीं है कि क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता. पुरुष यानी यहाँ पर कॉस्मोलॉजिकल पुरुष की बात करी जा रही है, कॉन्शियसनेस की बात करी जा रही है. ठीक है. तो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन उसको नहीं, मतलब जब तक पुरुष और प्रकृति नहीं मिलेंगे तब तक जो है ब्रह्मांड में कुछ भी हरकत नहीं होगा, है ना. तो प्रकृति वांट्स कि ये हो, क्रिएशन हो, डिस्ट्रक्शन हो, है ना. तो पुरुष नहीं उसको है, तो वो कहीं ना कहीं विद्या. पर यहाँ पर समझने का जरूरत है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन से ही ये सारा सृजन होगा, है ना. और जब ये सारा सृजन होगा तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस समझना होगा कि अविद्या क्या हो सकती है और विद्या क्या हो सकती है. ठीक है. और उसका जो अगर हमें अंडरस्टैंडिंग समझना है, उसके बारे में हमें समझना है, तो हमें उसके बारे में स्क्रिप्चर्स में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो हम काफी सारा चीज जान सकते हैं कि कैसे वो डिस्टिंक्शन या डिफरेंस क्रिएट होता है और कैसे कैसे किन किन आयामों पर ये चीज हमें देखने को मिलती है. Same in Buddhism or same in Jainism as well, we found Devi Saraswati also, or idea of knowledge, है ना. जो जो उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया या 4 अंगिकास दी, तो वो सारा हर रिलीजन में आपको मिलता है. तो यहाँ पर बुद्धिज्म के विमल कीर्ति निर्देश सूत्र चैप्टर 9 में कहा गया, है ना. तो जो लिच्छावी की प्रिंसेस थी विमल कीर्ति, आज दो बोधिसत्वास कि the dualistic nature of understanding and misunderstanding while realization of both shared essence invites non-duality. ठीक है. तो वही की जो हमने बात करी कि डुअलिटी की तरफ अगर आप जाएंगे, तो आप अविद्या के मार्ग पर है. और नॉन डुअलिटी को अगर आप समझ लेंगे या अद्वैत को जब आप समझ लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ह्यूमन डिस्ट्रेस से जो है दूर हो जाएंगे और विद्या के मार्ग पर प्रशस्त होंगे. ठीक है. तो अभी तक ये विद्या और अविद्या का जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस है, या इनमें से कुछ समझ आया आप लोगों को? जी जी. तो अभी हम समझने का प्रयास करेंगे जी सरस्वती, द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, है ना. तो हमारे पूरे ज्ञान परंपरा में, हमारे पूरे ज्ञान के लिए जिनको कहा जाता है कि उनसे जो है पूरा वेद पुराण या जितना भी ज्ञान है वो जिसका सृजन हुआ वो माँ सरस्वती से हुआ, है ना. तो उनके बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है. तो हम प्रयास करेंगे कि उनके बारे में हम समझें. तो गॉडेस सरस्वती, द पार्टनर ऑफ ब्रह्मा, इज ऑनर्ड एज द डीटी ऑफ विजडम, आर्ट, म्यूजिक एंड एजुकेशन. ठीक है.
तो उनके आइकॉनोग्राफी पे जाएंगे तो देवी के हाथ में जो है वो वीणा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंबलाइजेस द क्रिएटिविटी एंड हार्मनी. White lotus represents purity and transcendence. White attire signifies the purity of knowledge, and books and manuscripts illustrate the quest for life. So this is the iconography and symbolism which goddess Saraswati represents. ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ज्ञान की पूजा ना हर जगह हुई है और हर जगह होनी चाहिए, है ना. तो सरस्वती का जो फिगर है, सरस्वती का जो इकोनोग्राफी है, ये हमें वेस्ट में भी कई जगह देखने को मिलेगा, बट ईस्टर्न वर्ल्ड में उनकी तरफ से, ईस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे इंडिया की ईस्टर्न वर्ल्ड में भी हमें सरस्वती का बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कल्चर मिलेगा, है ना. अलग अलग रीजन्स में हमें सरस्वती को देखने को मिलेगा. भारत में भी आपको चारों हिस्सों में मिलेंगी सरस्वती, है ना. अलग अलग उनका जो फिगर, उनका इकोनोग्राफी अलग हो सकता है, बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज द वर्शिप ऑफ नॉलेज. ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. ठीक है. So this is a carved idol of the crown goddess Sharda from the late 9th century Kashmir. तो यहाँ पर क्या है, सरस्वती स्टैंडिंग फिगर में सरस्वती का, हाँ, शारदा यहाँ पर जो है नाम इस्तेमाल किया गया. तो सरस्वती को कई जगह अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट भी किया जाता है ना. वीणा वादिनी, शारदा, है ना. अलग अलग नाम से जो है वो नॉलेज का ही सोर्स है, वो उन्हीं का जो है सोर्स है. पर जैसे दुर्गा के लिए जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा, है ना, आदि शक्ति, अलग अलग नाम है. ऐसे करके ही सरस्वती के भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से उनको प्रख्यात किया गया. तो ये एक आपको विजिबल है ये फोटो अच्छे से? जी भैया. जी. तो इट इज अ कार्व्ड आइडल ऑफ द क्राउन गॉडेस सरस्वती फ्रॉम द लेट 9th century कश्मीर. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्टैंडिंग सरस्वती है ना. तो आपको फिगर में, आपको आइकॉनोग्राफी में थोड़ा सा चेंज मिलेगा, और स्टैंडिंग वे में है, और उन क्राउन भी है उनके पास. जनरली सरस्वती पे जो है वो नहीं होता है इतना हैवी क्राउन, और ज्वेल्स भी उन्होंने काफी सारे पहन रखे हैं. तो ये कहाँ से मिलता है? ये शारदा माता की, जो शारदा शक्ति पीठ भी है एक तरीके से, तो वहां पर जो है 9th century कश्मीर से हमें ये डिपिक्शन देखने को मिलता है. The dancing Saraswati with 8 hands above is depicted in 3 panels of the Hoshaleshwar temple, Karnataka, from 11th-12th century T. तो ये एक तरीके से डांसिंग सरस्वती जो है, देखिए आप उनको अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे तो उनके हाथ में वीणा है, उनके 8 हाथ आपको दिखेंगे, और सारे हाथों में अलग अलग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. तो यहाँ पर देखिए जनरली आपको 4 हाथों में 4 चीजें दिखाई गई थी, बट यहाँ पर सरस्वती रिप्रेजेंटेड बाय 8 हैंड्स, है ना, कर्नाटक वाले रीजन में, और वहां पर वो एक डांसिंग फिगर में देखने को आपको मिलेंगी. so डांसिंग फिगर रिप्रेजेंट्स की ही वाज आल्सो द गॉडेस ऑफ डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स एज वेल. ओके. सो स्टैच्यू ऑफ थुराराठी एट बुद्धा टेम्पल यांगून, बर्मा, है ना. तो ये बर्मा में है जो है सरस्वती का डिपिक्शन है. बर्मा यानी अपना म्यांमार. ठीक है. तो आपको ये वहां पर भी सरस्वती देखने को मिलेंगी. हाँ, थोड़ा सा अलग डिपिक्शन है, बट आपको जो है पीछे हंस जैसा, हंस तो नहीं है पर हंस जैसा आपको कुछ देखने को मिलेगा, और उनके हाथ में जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, वाइट अटायर है, मुकुट है ना. तो ऐसा करके जो हमें बर्मा में भी, यांगून में हमें देखने को मिलता है. ठीक है. Japanese depiction of Saraswati as a protector deity with 8 arms holding various weapons. That is interesting. ठीक है. तो आपको सरस्वती का जो जापानीज सरस्वती है उनमें में 2 चीजें देखने को मिलती हैं. एक ये इमेज है, एक आगे भी इमेज आएगी. तो यहाँ पर वेपन्स के साथ भी सरस्वती को दिखाया गया. अब इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अलग भी हो सकता है ना, कि टू प्रोटेक्ट द नॉलेज वी हैव टू इज लाइक कि हमारे पास हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए. भारतीय ज्ञान परंपरा में शस्त्र और शास्त्र दोनों का नॉलेज आपको है. आप 14 विद्याओं में आपको, उपवेद में आपको जो है धनुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए. धनुर्वेद यानी आपको मार्शल आर्ट्स, आपको वेपनरी का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना. तो आपको स्क्रिप्चर्स का भी ज्ञान होना चाहिए, और आपको वेपनरी का भी ज्ञान होना चाहिए. ठीक है. अ स्टैच्यू ऑफ वज्र शारदा, है ना. उनका वज्र हटा दिया गया है, मूर्ति खंडित है, जैसा कि आप देख सकते हैं. अ क्लासिक बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ सरस्वती, पाला डायनेस्टी, 8th century कोलकाता. ठीक है.
तो यहाँ पर आपको ये योगिनियों के संरक्षण में, द्वारपालों के संरक्षण में, द्वारपालिकाओं के संरक्षण में जो दिखेंगी मूर्ति, हाथ खंडित है। तो अब इनका नाम वज्र शारदा है, शारदा माँ की मूर्ति है। वज्र हो सकता होगा इनके हाथ में, पर वो मूर्ति खंडित है, तो इस वजह से जो है हमें उनके हाथ जो है कटे हुए दिख रहे हैं, वो विजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको भारतीय मंदिरों में, ज्यादातर मंदिरों में आपको मूर्तियां खंडित होती हुई दिखेंगी, है ना, जहाँ पर उनका या तो फेस डिस्ट्रक्ट कर दिया गया होगा या हाथ पैर मतलब ऐसे तोड़ दिए गए होंगे, तो आपको बहुत खंडित मूर्तियां मिलेंगी। ये आक्रांताओं द्वारा किया गया ज्ञान को नष्ट करने के लिए। हाँ, so it was a very famous portrait of Byzantine from from Japan, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जो बेंजेंटाइन है वहाँ पर मतलब जापान में, ऑल्दो अभी तो जापान जो है लगभग पूरी तरीके से नॉन रिलीजियस होता जा रहा है, बुद्धिज्म से भी वो डाइवर्ट होता जा रहा है, बट आपको बेंजेंटाइन जो सरस्वती, वहाँ पर सरस्वती का क्या डिपिक्शन है, वहाँ पर बेंजेंटाइन के रूप में सरस्वती को पूजा जाता है। और कहीं ना कहीं वो इंडिया से चाइना गया और फिर चाइना से जापान गया, है ना। तो वो ऐसे ट्रैवल किया है जापान। आपको जापान में गणेश और सरस्वती, काफी सारे लोगों का, काफी सारे हिंदू गॉड्स का आपको डिपिक्शंस मिलेगा। तो जापानीज में क्या कहते हैं उनको, बेंजेंटाइन कहते हैं। और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म लेके गया है इनको वहां तक। और कुछ एरियाज में फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो चोला एम्पायर के थ्रू जो आगे आपका जो है मर्चेंटाइल एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेड होता है, उसके वजह से भी कुछ पहुंचता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। और साउथ ईस्ट एशिया के बाद फिर आपको देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, फिर इंडोनेशिया, आपका कंबोडिया, आपका वियतनाम, इनमें आपको काफी सारे एविडेंसेस मिलेंगे। जब आप साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट हिंदू कल्चर मिलेगा, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट कल्चर मिलेगा। ठीक है, तो हिंदू और बौद्ध कल्चर आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। थाईलैंड का तो सबसे बड़ा रिलीजन है बुद्धिज्म, है ना। आपको बाली में हिंदुइज्म का बड़ा, जो सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया में, अंकोर वाट, वो कंबोडिया में है। वियतनाम में जो है मीजोन वैली, जहाँ पर आपको शिव के जो बड़े बड़े शिवलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। उस पर हम अलग से साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन कल्चर कैसे पहुंचा, उस पर हम अलग से लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके सरस्वती जो है बेंजेंटाइन जिनको कहा गया, वो जापान पहुंची। ठीक है, तो सरस्वती पट ये एक डिपिक्शन है जिसमें कि अलग अलग प्रकार से सरस्वती को दिखाया गया है। तो सरस्वती इज आल्सो रिवर्ड इन जैनिज्म एज द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड इज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ ऑल लर्निंग। शी इज नोन एज श्रुति देवता, शारदा एंड वागेश्वरी। तो वागेश्वरी, ये तीनों नाम हमारे तीनों ही उसमें सेक्स में जो है प्रसिद्ध है। तो आप देखेंगे जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में सरस्वती का डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही वो ज्ञान को कैसे प्रोपोगेट किया जाए, आप देखिए ना। इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सरस्वती का डिपिक्शन मिल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को एक्सेप्टेंस इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना। जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो विश्व गुरु का अर्थ क्या है कि विश्व गुरु एक खुद का लेने वाला टाइटल नहीं है, कि खुद कोई गुरु नहीं बनता। जब तक शिष्य नहीं बनेंगे तो गुरु कहाँ से बन जाएगा, है ना। तो गुरु का टाइटल इज लाइक कि अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको किसने गुरु का टाइटल दिया। नहीं, गुरु का टाइटल ये है कि हमने ज्ञान दिया, और वो ज्ञान दिया इसलिए जो है न चाहते हुए वो गुरु परंपरा में आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही करके हमारे जो ज्ञान की देवी अगर हमारे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान के कारण ही हो रही है। ठीक है, तो हमने बात करी विद्या के बारे में, हमने बात करी सरस्वती माँ के डिपिक्शन के बारे में, आइकॉनोग्राफी के बारे में, अलग अलग रीजन्स के उनके जो अलग अलग रीजन्स में उनका प्रस्थापन हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आपको कुछ प्रश्न समझते हैं? ऐसे प्रश्न हम आखिरी में लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, पीयूष हाँ जी, बताइए। भैया मेरा एक प्रश्न है जी। भैया हमने अभी जस्ट देखा कि सरस्वती जी का डिपिक्शन जो है वो काफी देशों के कल्चर्स में देखने को मिलता है, जो कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। पर ऐसा क्यों है कि
मतलब जो अरेबियन कंट्रीज है, अरेबियन पेनिनसुला है, और इसके अलावा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे भी हमारे ग्रीक्स के साथ, पर्शियंस के साथ ट्रेड हो रही थी। वहाँ पे भी हमारे किंगडम्स गए थे, पर उसके बावजूद क्यों वहाँ पे हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं हुआ और वहाँ पर एक ऑल्टरनेट ही अपना अलग कल्चर बन के उभर गया? तो जी एक मतलब डिपिक्शन वहाँ क्यों नहीं हमें मिलता है इसका? जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। इसमें देखिए, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरी चलता है कि साउथ ईस्ट एशिया में क्यों इंडियन कल्चर इतना जो है वो प्रसिद्ध हुआ, है ना? तो हर्बन कुल्के का डाइवर्जेंस थ्योरी इसमें है आपका, और शेल्डन पोलोका का संस्कृत कॉस्मोपॉलिटन का थ्योरी है। इम्पोर्टेंट ये है कि साउथ ईस्ट एशिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना? ईस्ट एशिया उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है। क्यों एक्सेप्टेंस दे रहा है? क्योंकि शायद वो अपने लोकेलिटी के रिलीजन से या लोकेलिटी में उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो एक अल्टरनेटिव आइडियाज को ढूंढ रहे थे, है ना? तो हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ। साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कोर्ट्स थे, है ना, जहां पर जो राजा थे, वो राजा क्या करते थे, वो इन्वाइट करते थे इंडिया से कि इंडिया के जो महंत हैं, जो इंडिया के संत हैं, वो उनके कोर्ट्स में आए और वहां पर जो है उन्हें वो ज्ञान, कल्चर, नॉलेज को सिखाएं। तो कहीं ना कहीं जो इनविटेशन दिया गया, है ना, क्योंकि लोकल्स का इनविटेशन की वजह से जो है, क्योंकि हमारे देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा कभी भी तलवार की नोक पर प्रसिद्ध नहीं हुई, है ना? तो वहां से जो है आप सब साउथ ईस्ट एशियन डिबेट्स जब आप पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट एशियन में क्या है कि लोकल्स का बहुत ज्यादा रोल रहा। लोकल्स वांट की दैट अल्टरनेटिव कल्चर शुड बी कम इन आवर कंट्री, है ना? तो और आपका इस रीजन में जो है, जैसे आप वेस्टर्न रीजन में देखेंगे, आप जो है ग्रीक और इन सब रीजन में ऐसा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको इजिप्ट में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको ग्रीक और रोमन्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर वो अलग प्रकार की चीजें हैं वो, क्योंकि उधर पे हमारे जो रिलीजन्स है, वो जो रिलेशंस है, वो जनरली जो है ट्रेड के माध्यम से हुए। पर ट्रेड के माध्यम से तो हुए, पर वहां पर जो डोमिनेंट रिलीजन रहा, है ना, उसने किसी को आने ही नहीं दिया एक्सेप्टेंस का, क्योंकि वहां लोकल्स का एक्सेप्ट। अब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ कि लोकल्स आर इनवाइटिंग द इंडियंस टू कम ऑन देयर लैंड, है ना? तो लोकल जब इनवाइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, है ना? एक्सेप्ट करने के लिए इनवाइट भी नहीं कर रहे, तो सीखने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और सीखने की वजह से अगर उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर उधर पे तो वैसे ही इतने क्रूसेड्स हुए और इतना जो रिलीजियस लड़ाई आपस में इतनी लड़ाई है ना? पर उसके बाद भी उस पे हम वेस्टर्न उस पे भी अलग से एक लेक्चर रख सकते हैं कि वहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस कल्चर का कैसे इन्फ्लुएंस रहा। आप देखिए ना, अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता, मान लीजिए इंडियन मैथमेटिक्स, इंडियन साइंसेस अरब गए, है ना? अलबरूनी इस बारे में लिखे, फायान इस बारे में लिखे, ह्यूएनसांग इस बारे में लिखे। क्या लिख रहे हैं कि आप देखेंगे यूरोपियंस क्या कहते हैं कि द मैथमेटिक्स केम फ्रॉम अरब, है ना, अरब वर्ल्ड से आई। अरेबियंस क्या कहते हैं कि द मैथमेटिक्स केम फ्रॉम इंडियंस। तो ऑब्वियसली यूरोपियंस के लिए मैथमेटिक्स अरब वर्ल्ड से आई है, पर अरेबियंस के लिए मैथमेटिक्स जो है वो इंडियन से आई है। और ये आपको बड़े अच्छे प्रासंगिक तौर पे बड़े अच्छे बड़े अक्षरों में आपको अल-बरूनी की किताब तारीख हिंद और ह्यूएनसांग की ट्रैवलॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर भी कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा, वहां पर भी वो इतना ज्यादा उसमें वो नहीं आया, मतलब ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लेके आया जाए धीरे धीरे, बट आजकल आप देखेंगे तो आपको काफी सारे देवी देवता जो है आपको देखेंगे ना, आप देखिए जो हमने किन्नर का एक आइकोनोग्राफी में एक वो डाला था शिल्प शास्त्र में, तो किन्नर जैसे स्ट्रक्चर जिसमें कि जो आधा ह्यूमन आधा एनिमल और ये सारा स्कल्पचर आपको वहां भी देखने को मिलेगा, जो कि लेटर फेज में डेवलप हुआ। इंडिया में वो पहले डेवलप हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो पहले डेवलप हुआ, है ना? सरस्वती भी क्या है, बुद्धिज्म ने एक्सेप्ट करी, है ना, या जैनिज्म ने एक्सेप्ट करी। ठीक है, ऐसे ही करके हमारा साइंसेस, हमारा जो रिलीजन है वो काफी सारे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया, इंस्पाइट ऑफ नॉर्थ और इंस्पाइट ऑफ ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में भी काफी सारा कल्चरल हमें मिलेगा, काफी सारी चीजें मिलेंगी। जो आपके क्या नाम था, तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने तो कहा, उनका थ्योरी पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पर उन्होंने कई आर्गुमेंट ऐसे पेश किए कि जो आपका रशिया से, साइबेरिया से, यूरोपियन कंट्रीज से जो है हमारा काफी ज्यादा कनेक्शंस रहा। ऑल्दो उन्होंने आर्यंस को लेके भी कहा कि वो सेंट्रल एशिया से या वहां से जो है साइबेरिया से उनका आना हुआ। अब तो खैर वो थ्योरी खंडित हो गई है, तब उतना ज्ञान नहीं था उनके पास। ठीक है, पर
कल्चरल कनेक्टिविटी, ग्लोबल इंटरेक्शन हमेशा से हुए, और उस ग्लोबल इंटरेक्शन पे दाक्षी का पहला न्यूज़लेटर बन चुका है, जो कि जब वो आएगा तो आपको समझ आएगा कि ग्लोबल इंटरेक्शंस काफी सारे हुए हैं, है ना। आप सभी लोगों को वो न्यूज़लेटर के माध्यम से काफी सारी चीजें पता लगेंगी, जल्दी हम उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये सोशल, ये लोकल एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है थोड़ा सा, कि साउथ ईस्ट एशिया ने थोड़ा लोकल एक्सेप्टेंस भी दिया है, और वहां पर तो रिलीजियस लड़ाई बहुत ज्यादा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमेशा से ही रही है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, मतलब आइडल वर्शिप का ही है वही, बिल्कुल वो भी रीजन हो सकता है कि मतलब सिर्फ वर्शिप की बात नहीं कर रहे थे वो कह रहे थे कि कल्चर, तो कल्चर ट्रांसमिट हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, बहुत कल्चर ट्रांसमिट हुआ है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हाँ, आइडियल वर्शिप की है कि इस्लाम का जो ओरिजिन भी हुआ है ना, इस्लाम का ओरिजिन में अगर आप देखोगे तो मोहम्मद पैगंबर की जब आप कहानी सुनोगे तो वो क्या करते हैं, वो जो लोकल ट्राइबल कल्चर है जिसमें कि अभी देखो जो राइट विंग हिस्टोरियंस है, जो नेशनल हिस्टोरियंस है, उनका क्या कहना है कि मूर्ति पूजा जो है सेंट्रल एशिया में हो रही थी पहले से, ट्राइबल जो कल्चर है वो सेंट्रल एशिया में मूर्ति पूजा कर रहा था, है ना। मोहम्मद पैगंबर ने क्या किया कि उन मूर्तियों को खंडित किया, है ना, उन मूर्तियों को तोड़ा और उन्होंने अपना रिलीजन स्थापित किया, है ना, और कहा कि मूर्ति पूजा जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पहले से देखिए, मूर्ति पूजा, नेचर वर्शिप, ये पूरे दुनिया में होती आई है हमेशा से, हर रीजन में, आपको हर रीजन में इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उन मूर्तियों को तोड़ा, उन ट्राइबल कल्चर्स को खत्म किया, उनका खंडन करने के बाद उन्होंने अपना रिलीजन स्थापित किया। पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं है बड़े प्रोमिनेंट रीजन्स में जहां पर मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ट्राइबल कल्चर में नेचर वर्शिप और मूर्ति पूजा हमेशा से होती आई है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपको, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल एशिया में भी मिलेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी मिलेंगे, ठीक है। बाद में जो जैन, जो आपका अलग रिलीजन जो इस्लाम हो गया है, वो जो इमर्ज हुए, उन्होंने खंडन किया तो वो खत्म हो गया, पर वो था पहले से वहां पर, ठीक है। तो कुछ जैसा कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वाई सरस्वती chosen as the symbolic figure for the knowledge, है ना। सरस्वती को ही क्यों चुना गया, विमेन को क्यों चुना गया, ठीक है। हमारी परंपरा पे ये प्रश्न उठता है, हमारी संस्कृति पे, हमारे ज्ञान परंपरा पे ये प्रश्न उठता है कि देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द विमेन इन द एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, बट वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है, और वो डिस्क्रिमिनेशन तक कैसे पहुंचा इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। तो सरस्वती को क्यों चुना गया और वुमेन का क्या एंशिएंट इंडियन थॉट में रोल है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो आप में से अधिकतम लोग इस चीज को जानते होंगे कि there are so many contributions given by women in the Upanishadic writing, in the Vedic thoughts और ancient Indian culture में हमें देखने को मिलता है, at least up to the Vedic and post Vedic age, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, घोषा, पाला, ऐसे कर करके काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको, 18-19 विदुषियों के एग्जाम्पल्स आपको वेदों में, उपनिषदों में देखने को मिलेंगे, है ना। There is a debate between the women and the men scholars, है ना। गार्गी और याज्ञवल्क्य की डिबेट हो या कात्यायनी की डिबेट हो, है ना। There are so many debates. There are the judges of the debates as well. Who was the person? Ubhaya Bharati. So Ubhaya Bharati was judging the debate of Mandan Mishra and Adi Guru Shankaracharya in the 6th and 7th century. So debate भी कर रही हैं और debate की judges भी हैं। ऑल्दो और एग्जाम्पल्स ऐसे हमें ढूंढने हैं। मान लीजिए, देखिए आप एक, ये आपके लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, मैं ये कह के जा रहा हूँ, आप लोग इस पे विचार विमर्श करिएगा कि इफ देयर इज वन एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स, देयर कैन बी मैनी। वो कैसे हमें पता लगेगा? जब हम सर्च करेंगे, जब हम ढूंढेंगे, जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे,
तो इट वाज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग ढूंढें ऐसा कि अगर एक एग्जाम्पल है तो ऑब्वियसली 2 एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, 3 एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, 4 एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। अभी हमारा खोज एक का हुआ। तो दे आर द वुमेन डिबेटर्स एज वेल who were debating on the philosophical topics और they were the judge as well। ठीक है, उभया भारती जो है वो जज हैं किसकी डिबेट की? भारतीय परंपरा में हुई सबसे बड़ी डिबेट की। सबसे बड़ी डिबेट किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र की। मंडन मिश्र वाज द प्रोपोनेंट ऑफ कर्मकांड और आदि गुरु शंकराचार्य वाज द प्रोपोनेंट ऑफ ज्ञान कांड। तो वेदांत और मीमांसा की बड़ी डिबेट है ना। शंकर दिग्विजय, आपको मैं आज पुस्तक भेजूंगा एक, उसको पढ़िएगा, उसमें बड़े अच्छे से आपको उस डिबेट के बारे में देखने को मिलेगा और अलग अलग एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे। तो ऐसे ही करके गार्गी हो गई, मैत्री हो गई, लोपामुद्रा हो गई, घोषा हो गई, अपाला हो गई, है ना, कात्यायनी हो गई। ऐसे कर करके हमें कई सारी विदुषियां जो हमें देखने को मिलेंगी, जिनकी डिबेट्स हमें एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में मिल सकती। ठीक है, critically examine of vidya and avidya in relation to gender, the feminization of knowledge। ठीक है, तो जेंडर के रोल में पर्सपेक्टिव में क्या है कि वाई सरस्वती, वाई वी फेमिनाइज द नॉलेज, है ना। तो आप देखिए कि जननी जो है हर चीज की, हमारे यहाँ जननी की परंपरा है कि जितना भी सृजन हुआ वो विमेन्स के द्वारा हुआ, वो जननी ने किया। पराशक्ति, आदि शक्ति, प्रकृति, है ना। जब तक प्रकृति पुरुष से नहीं मिलेगी, पुरुष यानी वो मेल वाला पुरुष नहीं, है ना, अल्टीमेट ब्रह्म कॉन्शियसनेस। ठीक है, जब तक प्रकृति पुरुष से नहीं मिलेगी, पुरुष स्थिल है, वो मैटर, मतलब स्थिल मतलब कि उसका जो शिथिल मतलब कि वो कुछ नहीं है, उसका नो एक्टिविटी जोन, है ना। वो कहा गया ना उसमें बिग बैंग में कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, सब शांत पड़ा हुआ है, एक्सप्लोजन होता है, बिग बैंग होता है और सारा निर्माण हो जाता है। ऐसे ही करके जो है पुरुष भी स्थिल पड़ा हुआ है, जब तक प्रकृति का मिलन पुरुष से नहीं होगा तो कुछ भी जो है सृजन नहीं होगा। तो जननी तो जो है वो आदि शक्ति, पराशक्ति जो है विमेन ही है ना। हर चीज के आज भी हम देखते हैं, है ना, हम जो पैदा होते हैं वो विमेन के वूम से ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फेमिनाइजेशन ऑफ नॉलेज क्यों है? क्योंकि ज्ञान की जननी भी जो है वो कहीं ना कहीं विमेन ही है ना। और इसीलिए सरस्वती को जो है रिप्रेजेंटेटिव तौर पे रखा गया। ठीक है, रेलेवेंस इन कंटेम्पररी फेमिनिज्म। हाँ, अब धीरे धीरे करके ये जो है कि वुमेन्स को जो है वर्जित किया गया ज्ञान से। मतलब आप देखिए ना, आयरनी देखिए कि आप ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं और जो है आप स्त्रियों और वुमेन्स को ही पढ़ने नहीं देंगे। हमें नहीं पता, हमारे जितना एंशिएंट इंडियन में जितने थॉट्स हैं या जितना भी है, जितना रिसर्च नहीं हुआ है अभी उतना, पर अगर हम आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को एग्जांपल लेके देखें तो ऐसा नहीं होता जनरल। तो क्यों नहीं होता है ना, उस पर आपको प्रश्न चिन्ह उठाना है। और वही आपकी विद्या और अविद्या का डिफरेंस है। मान लीजिए कि कोई बोले कि हमारी परंपराओं से ही जो है स्त्रियों को घर में रखा गया, नहीं, ये अविद्या है, ये अज्ञान है। और इस अविद्या और अज्ञान को खत्म करने के लिए आपको विद्या के मार्ग पर प्रशस्त होना पड़ेगा, आपको वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स को खत्म करना पड़ेगा। वो आप कब कैसे करेंगे? जब आपको डिफरेंस पता होगा विद्या और विद्या में। वो कैसे पता होगा? जब आप स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करेंगे, आप टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे, आप ज्ञान का समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यही आज के फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के लिए इंपॉर्टेंस है कि सरस्वती का सिर्फ एजुकेशन या नॉलेज के लिए रिप्रेजेंटेशन ना रहे, सरस्वती का प्रैक्टिकल नॉलेज में या कहें तो उसका रिलेवेंस बचा रहे, है ना। और फेमिनिस्ट डिस्कोर्स आजकल हम फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट बन गया है ना। एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी को खत्म करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट बन गया है। फेमिनिज्म तो हमारे यहाँ से परंपरागत तरीके से रहा है, स्त्री पुरुष समाज में बराबर का अधिकार रखेंगे और ज्ञान की परंपरा में भी रखेंगे। ठीक है, इसीलिए जितना भी शक्ति की रूपा कौन है? शक्ति स्वरूपा दुर्गा, है ना। लक्ष्मी स्वरूपा जो वैभव जिनका स्वरूप है वो लक्ष्मी, ज्ञान की जो ज्ञान देने वाली है वो सरस्वती। तीनों ही देवियां हैं, है ना। तो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में हमें इन त्रिदेवियों का जो रिलेवेंस है वो वापस से स्थापित करना पड़ेगा। और वो वापस से स्थापित कब होगा? जब हम विद्या और अविद्या का डिफरेंस समझेंगे, है ना। कि अगर
our scriptures are talking about this. Why the current society tries to कि हमें अलग धारा में लेके जाना चाह रही है, ठीक है. So let's talk about modern implications of vidya and avidya. So education is a path of liberation, है ना. हमारा मॉडर्न इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, हम बात करते हैं कि हमें हमेशा से जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को आज के समय के लिए प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं. तो मॉडर्न इम्प्लीकेशंस क्या है विद्या और अविद्या के. सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम. व्हाट वी हैव टू चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ विद्या एंड अविद्या एज वेल. ठीक है, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को तो है चेंज करना चाहिए. कैसे चेंज करना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि कैसे हमारी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल बेसिस में रहे, एप्लीकेटिव बेसिस में रहे, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान बन के रह जाए. ठीक है, एक स्पेशलिटी जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको वो पढ़ाया जाए. जबरदस्ती का ज्ञान नहीं कि भाई ये करो, साइंस करो, आर्ट्स करो, ह्यूमैनिटीज करो, ये करो वो करो, नहीं. हमारी परंपरा में विद्या का ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आज के समय में हमें देखने को मिलता है. आपको जो करना है, जिसमें आप निपुण हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो आप स्व में खोज, क्योंकि गुरु तो नहीं खोज पाएंगे, आजकल के गुरु ही ऐसे हैं, तो खोजना क्या. आपको स्व अध्ययन करना पड़ेगा, है ना. स्व अध्ययन भी किया जा सकता है. तो एजुकेशन में जो है चेंज करने की, मॉडर्न इम्प्लीकेशंस की अत्यंत आवश्यकता है. मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज में कैसे जरूरी है कि आजकल हम देखते हैं कितना ज्यादा ज्ञान का जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन बहुत है. क्यों मिस इंटरप्रिटेशन है? क्योंकि हमने थोड़ा सा ज्ञान पढ़ना है, हमने रील देख लेना है 30 सेकंड का, 30 मिनट की वीडियो से वो 30 सेकंड का रील निकाला गया है और हमने उसको देख के ये मान लिया कि भाई यही सत्य है. तो अगर वही सत्य है तो आप मूर्ख हैं, आप अविद्या के मार्ग पर हैं. समझ रहे हैं आप? तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज से हमें बचना है. अगर हमें मॉडर्न इम्प्लीकेशन, देखो मॉडर्न इम्प्लीकेशन विद्या और अविद्या दोनों के मैं बता रहा हूँ, है ना. ठीक है, विद्या का हमें एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीकेशन करना है और अविद्या क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज हो रहा है. अब हमें उसको विद्या में कन्वर्ट करना है. कैसे कि पूर्ण नॉलेज, आधा ज्ञान जो है वो आपको अंधा बना देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी के भी बारे में हो. ठीक है, द डेंजर्स ऑफ अविद्या इन द डिजिटल एज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि आजकल की डिजिटल एज में जो है सबसे ज्यादा प्रचार और प्रचलन अविद्या का हो रहा है. ठीक है, फॉल्स नॉलेज का हो रहा है, फॉल्स ज्ञान का हो रहा है. तो वो फॉल्स ज्ञान और फॉल्स नॉलेज से बचने के लिए हमें सब, देखिए दोनों एस्पेक्ट में, जिनका आप फेवर करते हैं वो भी फॉल्स नॉलेज फैला रहे हैं, जिनका आप विरोध करते हैं वो तो फैला ही रहे हैं. ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट. क्यों? जिनका आप विरोध करते हैं वो क्या फॉल्स नॉलेज फैला रहे हैं? सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, पूर्ण ज्ञान कोई नहीं दे रहा. तो पूर्ण ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, तभी आप वो पूर्ण ज्ञान को समझ पाओगे. और जो डेंजर्स है डिजिटल एज के या एआई के या डिजिटल मीडिया के, उनसे थोड़ा बचें. समझे आप? डिफरेंस बिटवीन विद्या एंड अविद्या, ऑब्वियसली यही सारा जो इम्प्लीकेशंस है, हमें मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न टाइम में यही समझना होगा कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, पूर्ण ज्ञान क्या है, अपूर्ण ज्ञान क्या है, और उसमें कैसे डिफरेंस को समझें और कैसे पूर्ण ज्ञान को अर्जित करके समाज को जो है एक नए मार्ग पर प्रशस्त करें और उसका थोड़ा जो है अच्छा कुछ उसको दें. ठीक है ना? तो let's talk about the conclusion. The ideas of Vidya and Avidya provide enduring reflections on knowledge, ignorance, and the journey towards spiritual fulfillment. Saraswati, representing wisdom, exemplifies the life-changing potential of genuine knowledge. The accomplishments of scholarly women in ancient India challenge contemporary beliefs regarding gender roles in the realm of intellectual history. So a thorough analysis of these ideas underscores the necessity of merging intellectual, ethical, and spiritual aspects in the quest for knowledge. By adopting the principles of Vidya, both individuals and communities can be transcend avidya and progress towards a more enlightened and harmonious ways of life. So what does it mean? हमें जो है जितना भी हमने बात किया, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्ञान, अज्ञान,
Vidya, Avidya, Saraswati का depiction, why Saraswati is represented in so many ways, why we choose the feminine character to represent the knowledge. ये सारे क्वेश्चंस पे हमें और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और जानना चाहिए, और कैसे वो मॉडर्न इम्प्लीकेशंस में उनको यूज किया जा सकता है, कैसे मॉडर्न सोसाइटी में उनको यूज किया जा सकता है, उस पर थोड़ा सा विवेचना करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा समझना चाहिए। और अविद्या के मार्ग से हटकर संस्कृति ज्ञान की जिसकी हम उद्घोष करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमें ऐसा प्रण लेना चाहिए कि हम जो है अविद्या के मार्ग से हटकर ज्ञान के मार्ग और विद्या के मार्ग पर अपने आप को स्वयं को प्रशस्त करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, आगे आप लोग जो है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, है ना, और आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको कोई प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। भैया एक जो आपने वो कॉन्सेप्ट बताया था महाभारत में, जब वो बोल रहे हैं प्रकृति और पुरुष वाले कॉन्सेप्ट से विद्या और अविद्या को कनेक्ट किया है, तो वो थोड़ा सा समझा दीजिए एक बार दोबारा से। ओके, ठीक है, एक मिनट। या तो उसमें ये बताया गया है कि जितने भी जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जितने भी जो वो हैं, उनका ये कहना है कि जो जिसमें जब आप मटेरियलिस्टिक व्यूज में फंस जाते हैं, है ना, जब आप प्रकृति क्या है, वो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की बात करती है, पुरुष जो है स्थिर है, उसको नहीं मतलब, है ना, ज्यादा वो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन के पार्ट में नहीं पड़ता है। इसका सिंबोलिज्म ये है कि जब आप बहुत सारी चीजों के बीच में फंस जाएंगे, है ना, जब आप बहुत सारी चीजों को वो है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन, इल्यूजन लीड्स टू अविद्या, है ना, और जो क्लैरिटी होगा आपको, तो वो क्लैरिटी है पुरुष के पास कि वो उस माया में नहीं फंस रहा है ना। तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन क्या है, एक माया है ना, एक इल्यूजन है, एक डुअलिटी का एक प्रकार है ना। तो वशिष्ठ ये कह रहे हैं कि आपको अगर भेद करना है, वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपको भेद करना है तो आप इन दोनों के उदाहरण से भी ऐसा समझ सकते हैं कि आपको जो है बहुत सारा, मतलब आपको इल्यूजन्स काफी सारे हैं, ऑब्स्टिकल्स काफी सारे हैं, और ऑब्स्टिकल्स होने की वजह से आपको जो है अविद्या के, मतलब अविद्या क्या प्रकट कर रही है, ऑब्स्टिकल्स प्रकट कर रही है आपके मार्ग में। मान लीजिए, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम कुछ करते हैं, है ना, मान लीजिए हम कुछ भी अगर करने जा रहे हैं ना, जैसे हमारा फोकस है कि मान लीजिए हमें यूपीएससी करना है, तो देयर आर सो मैनी अलग अलग प्रकार के जो है क्या बोलते हैं ऑब्स्टिकल आएंगे हमारे सामने, जो भटकाएंगे हमें अपने रास्ते से, है ना। तो वो भटकाएंगी, वो क्या है, एक अविद्या का एक पथ है कि वो आपको भटकाने का प्रयास करेगी। परंतु अगर आपके पास ट्रू नॉलेज है, ज्ञान है, विद्या है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्स्टिकल है ना, ये हमें डाइवर्ट कर देगा हमारे मेन गोल से। तो वही डिफरेंस वो उस एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। समझ आया आपको? जी भैया, थैंक यू। जी, और किसी को कोई प्रश्न? जी भैया, जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारी जो प्रथाएं महिलाओं के अगेंस्ट चल गई थी मेडिवल इंडिया में, तो उसका एक वाई वो क्यों हुआ, उसका जस्टिफिकेशन मिलता है कि काफी सारे आक्रांता हमारे देश पर हमला कर रहे थे एंड वुमेन सेफ्टी जरूरी थी उस समय। बट जो मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड में जब आक्रांता नहीं आए थे, उसके बावजूद भी महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन चलने लग गया था और शास्त्र में वो चीज़ ऐड होने लग गई थी उसी समय से, मतलब एंशिएंट टाइम में ही। तो उस समय तो कोई फॉरेन इन्वेजन्स नहीं हो रहे थे, तो उस समय रीजन क्या था कि अचानक से एक तरफ तो महिलाएं विदुषियां बन रही हैं, दूसरे तरफ उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो एक कंटेम्प्रेरी समाज में दो चीजें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रही है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई। या नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये सोसाइटी का जनरल नेचर है ना।
ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी में अलग अलग विचार एक साथ नहीं रह सकते। सबसे पहली बात तो कि सारे विचार रह रहे हैं, सारे विचार हर सोसाइटी में रहे हैं। सतयुग में भी ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग सत्य बोलते हैं, ऐसा हमने सुना है ना। पर सब लोग सत्य बोलने के साथ साथ वहां पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो झूठ बोलते होंगे, है ना। और उन्हीं झूठ बोलने वाले लोगों को राक्षस या पिशाच या दानव कहा गया, है ना। तभी तो वहां पर जो है वो मार रहे हैं, वो देवता जो है वो राक्षसों को सतयुग में भी मार रहे हैं, है ना। तो वो उस प्रकार देखिए एक परंपरागत तरीके से कैसे अलग अलग जो है राक्षसों का फेस बदला, जैसे हम कहते हैं ना कि राक्षसों का फेस बदला है अलग अलग युगों में, है ना। तो पहले प्रत्यक्ष रूप से दिखते थे, अब अप्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। पहले सामने होते थे, अब अंदर है ना। तो वो हर सोसाइटी में रहते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन शुरू, ठीक है। पहली बात तो ये कि हमें सोसाइटी को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने स्क्रिप्चर्स को, हमने मूल स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा, है ना। अगर हम मूल स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो जो हमारे आइडिया है ना कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उस तरीके से हो रहा है, वैसा नहीं है। पर हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ लेटर वैदिक एज से। वैदिक एज में बहुत एग्लिटेरियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, लेटर वैदिक एज में कम एग्लिटेरियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, और पुराने के एज आते आते डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है वुमेन्स के साथ। क्यों? क्योंकि एक पावर स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा है सोसाइटी में। आप हम देखेंगे कि वर्ण आश्रमों में भी पहले एग्लिटेरियन वर्ण आश्रम है, वर्ण आश्रम में भेद ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको, धीरे धीरे करके वर्ण देखने को मिलेगा और फिर जाति व्यवस्था बन जाएगी, ठीक है। अलग अलग जातियां अपने अपने काम पे अपने अपने बर्थ के बेसिस पर वो चीज करने लगेंगी। डिस्क्रिमिनेशन होता है पावर स्ट्रक्चर की वजह से। जिसको भी पावर मिल जाती है वो अपनी पावर लूज नहीं करना चाहता, चाहे फिर वो कास्ट के एस्पेक्ट में हो, चाहे फिर वो जेंडर के एस्पेक्ट में हो, है ना। तो मान लीजिए ब्राह्मणों के पास पावर आ गई, या मान लीजिए मेल्स के पास पावर आ गई, व्हाई दे वांट टू लूज द पावर, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी परंपरा में वो चीज रही है, या वो एक्सेप्टेंस रही है, या वो क्या कह दिया कि वो स्क्रिप्चर्स में लिख दिया है तो वो एक्सेप्ट कर लिया गया उस तरीके से। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, मान सकते हैं, मान रहे हैं वो चीज। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि एक पावर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और जिसके पास पावर होती है वो नहीं छोड़ता, और वो पावर इतनी रिजिड हो गई धीरे धीरे करके कि वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें डिस्क्रिप्शन देखने वो जो है इनइक्वालिटी देखने को आज के समय में मिल रही है। तो वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। परंतु हमारा ये काम है, हमारा ये प्रश्न उठाने का कार्य है कि क्या वो मूल ग्रंथों में है, और अगर वो मूल ग्रंथों में नहीं है, दैट मीन्स आवर सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट दिस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मनुस्मृति पे इस चीज को लेकर वुमेन डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रश्न उठता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मनुस्मृति को लेकर उठता है उस पर ही बहुत विवाद है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए जो वो बोल रहे हैं वो सत्य भी है, हमेशा ये कहा गया है कि वेद जो है वो मूल ग्रंथ है, वेदों में एग्लिटेरियन सोसाइटी है, इक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर कोई भी भारतीय ग्रंथ, बाद का ग्रंथ, है ना, कोई भी पुराण या कोई भी अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो अगर उनका आइडिया वेदों से भिन्न जाएगा या कॉन्ट्रडिक्टरी होगा तो वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ मान्य है, जिसमें सबसे पहले जो चीजें लिखी गई हैं, अगर उसके ऊपर आप कमेंट्री लिख रहे हो तो वो कमेंट्री ज्यादा रिलायबल होगी या वो मूल ग्रंथ ज्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। रामायण के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण ज्यादा रिलायबल होगी या रामचरितमानस ज्यादा रिलायबल होगी, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमें समझना है तो ऑब्वियसली वाल्मीकि रामायण ज्यादा रिलायबल होगी, है ना, क्योंकि उसके बेसिस पर रामचरितमानस के साथ साथ हजारों ग्रंथ लिखे गए। तो बाद में बहुत सारे 19वीं शताब्दी तक पुराण लिखे गए। प्रेम पुराण जो है वो 19वीं शताब्दी में लिखा जाता है। अब आप बोलोगे कि उसको भारतीय स्क्रिप्चर है वो, तो नहीं माना जाएगा ना। अच्छा बात है, लिखा जा रहा है, ठीक है। परंपरा जो है वो चलती रही, हमेशा निरंतर चलती रहेगी, आगे भी स्क्रिप्चर्स लिखे जाएंगे हमारे जाने के बाद, है ना। पर अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी है मूल ग्रंथ से तो उनको मानना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और अगर इनइक्वालिटी है थोड़ी बहुत भी, तो उसका सोसाइटी है ना, देखो बेसिक नेचर है सोसाइटी का, ऐसे उसको हवा बना के देखना इज नॉट गुड। बेसिक नेचर है सोसाइटी का, जहां भी पावर स्ट्रक्चर बनेगा वहां इनइक्वालिटी बनेगी, वहां इनइक्वालिटी डेवलप होगी, और उस इनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए हमें उन्हीं स्क्रिप्चर्स का सहारा लेना चाहिए, जिन स्क्रिप्चर्स के माध्यम से दूसरे लोग इनइक्वालिटी का वो ढिंडोरा पीटने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मूल परंपरा है उसमें इनइक्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बाकी यही इस पे और भी हो सकता है चर्चा,
बट अभी के लिए इतना ही। आपको समझ आया या कुछ है प्रश्न इसमें? जी भैया, ये समझ में आ गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन है। किसी ने चैट बॉक्स में चैट जीपीटी को लेकर कुछ क्वेश्चन किया था। उस जी क्वेश्चन में मैं ऐड ऑन करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में जहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन भी है, चैट जीपीटी भी है और कहीं ना कहीं मॉडर्निटी का एज है, तो कैसे हम अपने एंशियंट विजडम को मतलब उसको साथ में रखते हुए हम दुनिया से compete करें, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं आज इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है एंड एडवांस, चाहे डिफेंस हो या फिर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हर चीज में वो हमसे आगे है। तो कैसे ये एंशियंट चीज के साथ हम अपने मॉडर्न कल्चर, मतलब मॉडर्न कल्चर और एंशियंट कल्चर को ब्लेंड करके अपने मतलब सोसाइटी को इनलार्ज और कंट्री को इनलार्ज डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रीत रंजन जी, आप हैं मीटिंग में? नहीं, उनका ही प्रश्न है ना, चैट जीपीटी पॉपुलर डीप सीक, डज इट मेक सेंस टू वर्शिप सरस्वती द गॉडेस ऑफ विद्या नॉलेज? प्लीज शेयर। वो है। जी, Yeah, yeah, I'm here. I'm here. ओके ओके, नाइस। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम, ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा जो है वो अगर प्राचीन ज्ञान परंपरा की बात कर रही है, इसका पूजा कर रही है, गॉडेस सरस्वती को पूज रही है, दैट मीन्स कैसे भी तरीके से कि हम जो है मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। हम देखिए, आप दो चीजें देखिए कि जिस समय भारत में महाकुंभ मनाया जा रहा है, महापर्व मनाया जा रहा है, उसी समय जो है हमारा इसरो जो है 100 सैटेलाइट उसने छोड़ी दुनिया में। हम चंद्रयान भी उसी समय कर रहे हैं जिस समय हम भारतीय ज्ञान परंपरा को साथ में लेके चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने सरस्वती की बात करी, हमने ज्ञान की, हमने विद्या की बात करी, हमने थ्योरी ऑफ लॉजिक्स की बात करी, है ना। तो बिना थ्योरी ऑफ लॉजिक्स के तो कुछ भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये परंपरा जो है यहाँ पर ये अवधारणा गलत है कि अगर हम प्राचीन ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो हम विज्ञान से दूर जाएंगे। नहीं, हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा में जितना हम जाएंगे उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना पीछे आप जाओगे भारतीय ज्ञान परंपरा में उतना विज्ञान सदृढ़ दिखेगा हमें, ठीक है। उतना अब आप देखिए, मैंने सांख्य दर्शन की बात किया कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, तो सांख्य दर्शन उतने 1000 साल पहले वो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, वो थ्योरी ऑफ ओरिजिन दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मेल खाती है आपके आज के प्रेजेंट सोसाइटी से, और एडवांस तरीके से दे रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा ज्ञान प्राचीन ज्ञान परंपरा में दे दिया गया तो हमने जो है टेलीस्कोप और जो है नई नई चीजें क्यों नहीं खोज पाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रही कि हमारे लिए ज्ञान जो है वो जन का ज्ञान है। हमने पेटेंट नहीं कराया किसी ज्ञान को कि हमने जो अगर ऐसा ज्ञान ले लिया है तो हमने कितनी बड़ी चीज हासिल कर ली है। हमारे लिए जो भी हमने प्राप्त किया वो सब जनता के लिए, जो सब सोसाइटी के लिए प्राप्त किया, और उस पर घमंड नहीं हुआ कभी कि मैंने ओ माय गॉड ऐसा चीज खोज लिया, है ना, कि भाई हमें तो पता नहीं क्या मिल गया है। ऐसा नहीं रहा, इसीलिए वो ज्ञान का पेटेंट नहीं हुआ, इसलिए वो ज्ञान भारतीय ने तो दान किया है ज्ञान का, ठीक है। तो ये चीज कि एआई, डीप सीक और ये सब अच्छी बात है, भारत भी करे, भारत भी कर रहा है। और टेक्नोलॉजी के, ऐसा नहीं है कि भारत टेक्नोलॉजी के माध्यम या टेक्नोलॉजी के कार्य क्षेत्र में बहुत पीछे है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जिस तरीके से, जिस आजादी आंदोलन से हम उठे हैं और जितने वर्षों में हमने जिस आयाम को छुआ है, चंद्रयान पे हम वो उस दिशा में, उस जगह पहुंच गए जहाँ कोई पहुंच नहीं पा रहा है। आप बोल रहे हैं कि जो है हम लोग पीछे हैं, नहीं, हमारा ठीक है, स्लो है। क्यों है स्लो? अमेरिका आज से 250-300 साल पहले आजाद हुआ, तब जाके वो आज वहां पहुंचा हुआ है, ठीक है। चाइना का जो है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आप देखिए, वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई किसी भी कार्य में, है ना। वहां डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं है। यहाँ पर आप एक उल्टा काम कर दोगे, यहाँ पर आप एक चीज कर दोगे, 10 सवाल खड़े करने वाले हो जाएंगे, समझ रहे हो आप, है ना। तो वहां हस्तक्षेप ही नहीं है, वहां तो जो मन में आए करेगा। और मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि ये सारा चीज, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया, क्या वो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है? तो हमारे लिए प्रकृति भी जरूरी है और सोसाइटी भी जरूरी है ना। और भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें क्यों पढ़ना आवश्यक है? क्योंकि मोरालिटी खत्म हो जाएगी अगर वो नहीं पढ़ी गई तो। आविष्कार का मतलब ये नहीं ना कि आप कुछ भी आविष्कार करते जाओ, चाहे फिर वो विनाशकारी क्यों ना हो प्रकृति के लिए, तो वो विनाशकारी ना बने, है ना। वो मोरालिटी के, एथिक्स के अंडर गाइडेंस में रहे। इसलिए हमें जरूरी है कि हम जो है ज्ञान परंपरा को समझे, ज्ञान परंपरा को पढ़ें,
नहीं तो कुछ भी बना लेने से, कुछ भी इजाद कर देने से, कुछ भी इन्वेंट कर देने से विनाश होता है। एटम बम जब ओपनहाइमर ने बनाया है ना, उसके बाद वो कितना रिग्रेट किया उस चीज पे, ठीक है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए कि जो भी हम इन्वेंट कर रहे हैं वो समाज हित में है कि अनहित हो रहा है उससे, उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा जरूरी है। और भारतीय ज्ञान परंपरा कभी भी विज्ञान के विरोध में नहीं है। ये हमारा मूर्खता है अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं तो, क्योंकि जितना आप भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ेंगे उतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको मिलेगा, उतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारे बात वही मैं कह रहा हूँ ना कि टेलीस्कोप नहीं भी था तो भी हमारे यहाँ नवग्रहों की पूजा हो रही है, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हो रही है कि हाँ भाई हमें पता है कि हाँ ऐसा सूर्य चंद्र जो है, मार्स जुपिटर वीनस और ये सारा नवग्रह ऐसा ब्रह्मांड में विचर रहे हैं, है ना, या ऐसे पृथ्वी का, ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। ये आज की थ्योरीज नहीं है, ये ना नहीं तो 1500-2000 साल पुरानी थ्योरीज है। अगर आप नहीं भी मानो एंशिएंट तो जितना हमें पुराने टेक्स्ट मिले हैं उनके बेसिस पर मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्क्रिप्चुरल एविडेंस देखने को जाएंगे तो वो हजारों साल पहले जा सकते हैं, उन पे नहीं भी जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक वे में बात करेंगे तो भी 2000-3000 साल पहले का इतिहास है इन सारी चीजों को लिखने का, ठीक है। मैथमेटिक्स, साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, इसीलिए तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दृष्टिकोण है वो जरूरी है और वो दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए, वो दृष्टिकोण समाज हित में होना चाहिए। एआई बना लिया है, डीप सीक बना लिया है, इंडिया भी बना लेगा 1 साल में, जैसा कि जयशंकर जी ने कहा, बना लेगा, उससे कुछ हासिल, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के साथ जा रहे हैं। कोई इंडिया किसी में ऐसा है कि इंडिया कुछ काम ही नहीं कर रहा है किसी चीज में, ऐसा तो नहीं है ना। पर काम किस दृष्टिकोण से कर रहा है। अब एआई का आप देखिए, एआई बनाया, डीप सीक बनाया, उसका कितना फेक वीडियो, कितना ज्यादा उसका रिपरकशन झेलने को पड़ रहा है लोगों को, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं उस चक्कर में, है ना। वो कितना अभी कोई वुमेन का कोई वो कैसा भद्दा सा वीडियो बना के वो चला दिया, जिस चक्कर में जो है वो हैरेसमेंट हुआ उसका, 1-2 लोग तो मैंने सुना सुसाइड भी कर चुके हैं। तो अगर ये ज्ञान हमें चाहिए या ये डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट चाहिए जो भारतीय परंपरा को तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपना हम लोग बिल्कुल साइंस को बिल्कुल प्राथमिक रहें, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग विज्ञान को पीछे छोड़ देंगे तो हम युद्ध कैसे करेंगे चाइना से, है ना। अगर हम वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, शांति पथ पे चलते रहेंगे, तो हम वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे तो युद्ध कैसे करोगे आप, है ना। आजकल वो बायो युद्ध और ये अलग अलग प्रकार के युद्ध वो लेके आ रहा है, तो उसका काउंटर करने के लिए आपको अपना निर्माण करना पड़ेगा, पर वो निर्माण अनहित नहीं होना चाहिए, जनता के या जिसके लिए आप जीवित हैं उस मार्ग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रीत रंजन जी, पीयूष जी, आपको संतुष्टि है इस उत्तर से? जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, प्रीत रंजन जी। Yeah, I'm partially satisfied. Partially satisfied. You can do the counter question too as well if you want. Yeah, I have a question. Actually, when I wrote, right, China is having DeepSeek, India is having, I mean, USA is having ChatGPT. I was not questioning about, Mars or Saraswati or something. I was not questioning whether the ancient knowledge is relevant or irrelevant in present context. But my question was like, we have been worshipping Mars Saraswati since time immemorial, like since thousands of years we are worshipping Mars Saraswati. But still we're not able to have any inventions, like we never discovered or invented ChatGPT, we never discovered that China's DeepSeek. So question is, why Saraswati Mata is not blessing us? Okay. जी निहारिका, आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ भैया, इस पे एक चीज मुझे कहनी थी कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। जब हम एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग लाइक 1000 ईयर अगो एक बुक लिखी गई थी जो कि एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर ही थी। और आज जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं वो टोटली जो एनिमल इंटेलिजेंस वाली बुक थी उसी का रिलेवेंस देते हुए सिर्फ उसको प्रैक्टिकली लाया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, लाइक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट उस साइंटिस्ट ने या उन लोगों ने जो अपनी बुक के अंदर किए थे एनिमल इंटेलिजेंस के अंदर, वही सब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास वो चीज़ नहीं थी, बस उसको एक टेक्नोलॉजी के रूप में हम नहीं लेके आए थे। और उसका जो प्रॉपर क्या है कि साइंटिस्ट का नाम एंड बुक मैं वो भेज दूंगी बाद में ग्रुप पे,
मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, बट ये चीज़ मुझे याद है कि ऐसा हुआ था पहले एनिमल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। जी, इसके उपरांत भी अगर हम एक चीज़ समझने का कोशिश करें, आपका क्वेश्चन है कि व्हाई गॉडेस सरस्वती इज़ नॉट गिविंग अस द चांस टू डिस्कवर एआई एंड डीपसीक, है ना? सो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, पहली बात तो ये कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अभी भारतीयों की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत भिन्न है एआई और डीप सीक से। भारतीयों की आवश्यकताएं हैं, दे द कंट्रीज विच आर डूइंग दिस आर द डेवलप्ड कंट्रीज। सो हमारी जो आवश्यकताएं हैं अभी, हमारी आवश्यकताएं हैं अभी कि हम गरीबी से लड़ें, हमारी आवश्यकताएं हैं कि अभी हम भूखमरी से लड़ें, हमारी आवश्यकताएं हैं कि हम जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन पाए। डेवलप्ड कंट्री उनके परिप्रेक्ष्य से नहीं, खुद के परिप्रेक्ष्य से भी, कि अभी हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन की समस्या है, नौकरियों की समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को जब हल कर लिया जाएगा ना, तो वो भी जरूरी है, ठीक है? तो आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जननी रही है और भारतीयों के लिए ये मूल आवश्यकता अभी नहीं है। हाँ, अगर कोई और डेवलप कर रहा है और उसके काउंटर में हमें डेवलप करना पड़े, क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा पे सवाल उठता है। तो हम, जैसा कि आपने देखा कि जैसा चाइना ने डेवलप, जैसे डीप सीक चाइना ने अनाउंस किया, वैसे ही जयशंकर जी का क्या प्रतिक्रिया आया कि हम 1 साल के अंदर उस पर डेवलपमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आवश्यकता पड़ गई है ना? तो आवश्यकता अगर पड़ गई है तो आविष्कार भी होगा। और भारतीय बहुत ज्यादा ज्ञानवान है इस बारे में कि वो बहुत जल्दी आविष्कार उस चीज का कर लेते हैं। नहीं तो आज सारी कंपनीज या सारी दुनिया में जो भारतीयों का इतना बोलबाला नहीं होता। ऑल्दो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है कि जो है हमारे लोग विदेशों में जाके कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें कुछ बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता है। परंतु भारतीय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भारतीयों की आवश्यकताएं जो है अभी अलग है। और गॉडेस सरस्वती ब्लेस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एक इतने अच्छे समृद्ध राष्ट्र में जहां पर जो है हम देखेंगे कि हमें यहाँ से बैठ के लगता है कि अमेरिका इज डूइंग वेरी गुड, सो यू हैव टू शिफ्ट टू अमेरिका वंस so that you can visualize the problems they are facing. They are not having the one time bread also, है ना? They are not having the jobs also. So हमारे लिए तो वो अच्छा ही दिख रहा है। चाइना में they don't have the right to express their views. So this kind of development, if you want, that is the most unusual thing, I guess. Yeah, पीयूष। भैया यही आपके ही पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे भैया ने कहा कि अभी इंडिया की जो बेसिक जो हमारा जो विजन है वो दूसरा है। हमें अभी सोशल अपलिफ्टमेंट करना है, लोगों का कल्याण करना है। तो जो हमारे मेजर बजट है उसका 60-70% इन्हीं चीज़ों में, वेलफेयर स्कीम्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इन्हीं सब चीज़ों में चल जाता है। लेकिन जब इंडिया को कभी ऐसे अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत होती है कि कोई स्पेस क्राफ्ट बनाना है या कोई इसरो का मिशन लॉन्च करना है मार्स पे, मून पे, तो इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि मूवी के बजट में मिशंस करता है। और हमने बहुत ही कम पैसे में जुगाड़ लगा के अपना ज्ञान को यूज करके इंडियंस इस चीज में बेस्ट हैं। तो जब भी हमारी वो जो मूलभूत जो परेशानियां हैं ये ठीक हो जाएंगी और इंडिया के पास बजट आएगा, उस दिन इंडिया का जो बूम रहेगा वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि बाकी देश तो पैसे लगा लगा के करते हैं, हम कम से कम पैसे में और जुगाड़ में काम करते हैं। जी, और वही मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और वही आवश्यकताओं के बेसिस पर वो चीजें होंगी, है ना? और अगर जब हमें आवश्यकता लगी तो हमने अनाउंस किया, है ना? जब हमें आवश्यकता नहीं लगेगी तो क्यों जबरदस्ती का वो चीज करना है? हमारे पास और भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। पर हाँ, जब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमें खतरा है तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। और रही बात गॉडेस सरस्वती के आशीर्वाद की, तो भाई वो हमेशा बना हुआ है। और हम लोग वही कह रहे हैं कि हम लोग एक समृद्ध राष्ट्र में बैठे हुए हैं जहाँ पर हम लोग जो है फ्रीली बोल सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली जो है सारी चीजें कर सकते हैं। और रही बात, तो जब हम देखते हैं 20वीं सेंचुरी में सबसे बड़े भारतीय वैज्ञानिककर्ताओं में, मैथमेटिशियन में हम रामानुजन सर का नाम लेते हैं। तो रामानुजन सर का जब हम नाम लेते हैं तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया 20वीं सेंचुरी में शायद ही किसी ने दिया। और वो भी यही कहते थे देवी भगवती से, मतलब उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा कि मेरा जो भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं मुझे देवी भगवती से ही प्राप्त हुआ है ना? तो वो परंपरा हमारी रही है कि हम हमारा कंट्रीब्यूशन जो हमने इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, हम उसको अर्पण कर देते हैं अपने ईश्वर को।
भगवती सरस्वती को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हमारा नहीं है ये कुछ भी जो हमने किया, ये सब आपका ही देन है और इसलिए ये पूरे समाज का है। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा अब। जी, बाकी अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो पूछिए, नहीं तो इतना ही है मेरी तरफ से। और फीडबैक भी अगर मतलब ऐसा आपको पसंद आया या कैसा आपको लगा लेक्चर का, कुछ गलतियां हुई हैं या कुछ ऐसा कुछ भी बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। जी केपी। नमस्कार भैया। नमस्ते। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो वैसे तो मैंने पूरा सुना और काफ़ी ज़्यादा कुछ ज्ञान भी मिला मुझे, पर मैं फिर भी एक बार चाहता हूँ कि लाइक जो कुछ भी आज हुआ उसका एक सारांश दे दिया जाए। अच्छा, सारांश मैं 2 मिनट में प्रयास करूँगा। ठीक है, सारांश यही है कि जो है हमने विद्या पे बात करी। मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे, चिंता मत करिए, है ना। तो उस पीडीएफ को बनाने के लिए तो बहुत मेहनत लगी है, बट कोई नहीं, इधर उधर ग्रुप के बाहर मत भेजिएगा, बट हाँ मैं वॉलंटियर्स भेज दूंगा, वो आप लोग उसको पढ़ें। और सार यही है कि हमने आज के लेक्चर में प्रयास किया समझने का कि विद्या और अविद्या में क्या डिफरेंस है ना। क्या क्यों विद्या जो है वो नॉलेज है, जो ट्रू नॉलेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, और अविद्या जो है वो इग्नोरेंस की अंडरस्टैंडिंग है ना। तो हमारा जब हम ज्ञान के परे जाने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं और चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, डुअलिटी के भाव से समझने का प्रयास करते हैं उसको, तो हम अविद्या के मार्ग पे अग्रसर होते हैं। और जब हम नॉन डुअलिटी की तरफ जाते हैं या हम ट्रू नॉलेज को समझने का प्रयास करते हैं, या हम स्वहित को या स्व अध्ययन को करते हैं या स्व को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम विद्या के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। उसके बाद हमने देवी सरस्वती को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जो है रीजन्स में देवी सरस्वती के ज्ञान को जो है दुनिया ने एक्सेप्ट किया, देवी सरस्वती को एक्सेप्ट किया, उसके बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा किया कि देवी सरस्वती को ऐसा क्यों चुना गया नॉलेज के तौर पर, और क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्रियों का योगदान रहा उस भगवती की जो है परंपरागत तरीके से उस पीठ पर। और उसके बाद यही है कि हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग बने, हम यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं। हम यहाँ से एक चीज लेके जा सकते हैं कि मॉडर्न इम्प्लीकेशंस के लिए हमें विद्या और अविद्या के डिफरेंस को समझना जरूरी है, और क्या इग्नोरेंस है, क्या नॉलेज है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका पूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए। और पूर्ण ज्ञान से ही हम लॉजिक्स के थ्रू, आर्ग्यूमेंट के थ्रू काउंटर आर्ग्यूमेंट बना पाए, और जिसको भी हम काउंटर करना चाहते हैं, जिसमें भी हम अपने परंपरा को स्थापित करना चाहते हैं या अपने ज्ञान को स्थापित करना चाहते हैं, मॉडर्निटी में कैसे लागू कर सकते हैं डिजिटल एज में, उसके बारे में हम थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे और उसके बारे में रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, रिसर्च, जैसा कि आज मैंने डाला भी मैसेज में कि हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें कि हर एक बच्चे या 2-3 बच्चों की टीम को बना के हम अलॉट करेंगे कि आप लोग जो है साल, 2 साल, 3 साल सिर्फ इस टॉपिक पर रिसर्च करिए, ठीक है। और उसमें पारंगत हासिल करिए कि आगे जो है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कि हाँ भाई, किसी को अगर जो याज्ञवल्क्य की स्मृति जाननी है तो भाई हमारे पास हमारे 3 वॉलंटियर्स हैं, इनमें से आप जिससे भी जो पूछ लेंगे वो आपको याज्ञवल्क्य की स्मृति का पूरा ज्ञान बता देंगे। ऐसा करके हमें डेवलप करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इतना, क्योंकि हम लंबा टाइम रखेंगे उसके लिए, 1 साल 2 साल रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, उसमें बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स के बाद ये चीज शुरू करेंगे हम लोग। जी भैया, थैंक्स। ठीक है, तो आप लोग का कोई फीडबैक, कोई कुछ भी कथन हो तो आप बताएं। मतलब वैसे तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं लेट जुड़ा, बट लिटरली बहुत अच्छा था, जितना भी मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। इवन मतलब मैं इसमें क्या लाइक सारी जितने भी होती हैं मीटिंग्स वगैरह सब अच्छी होती हैं। लाइक दाक्षी की मीटिंग्स में कोशिश करता हूँ कि मतलब कैसे भी बस छूटे ना कोई मीटिंग, मतलब भले किसी और से छूट भी जाए, बट दाक्षी की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल भी ना छूटे। नहीं, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जा सके, है ना। चाहे 10 लोग जुड़े, चाहे 20 लोग जुड़े, चाहे 30 लोग जुड़े, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट टू अस। हाँ, कोई स्कॉलर, बड़ा स्कॉलर जो है वो आता है तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखने को मिले, और तो मुझे उम्मीद थी कि आज और भी लोग जुड़ेंगे, बट काफ़ी लोग जुड़े उसके हिसाब से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ठीक ही गया होगा, है ना, काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा।
मतलब मेरे पास जितना ज्ञान था तो मैं दे सकता हूँ, ऑल्दो बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास भी, बट हाँ ठीक है जी। अविरल जी, अमित जी, जो भी हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां सरस्वती। अविरल जी आप हैं? भैया शायद नहीं है। जो भी ऑफिशियल मीटिंग एंड करने वाला वो आप लोग कर दो। हाँ, आप लोग क्या एंकर ही गायब हो गए, बहुत बहुत सही।